गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, आज अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर बीएससी। सेकेंड ईयर के अंदर 3 पार्ट है। एक है इनऑर्गेनिक, जिसको अपन कहते हैं अकार्बनिक रसायन। दूसरी है ऑर्गेनिक, तीसरी है फिजिकल। ठीक है, ये तीनों बुक्स अपने पास में, ये है 33 मार्क की, ये भी 33 की है और ये 34 की है, और इसी के साथ में 50 नंबर का अपने पास में क्या है, प्रैक्टिकल है। इस प्रकार टोटल हमारे पास में 150 नंबर का यहाँ पे अपने पास में एक एग्जाम का ये प्रारूप है। ठीक है, आज हमारे पास में सबसे पहली बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है 3D संक्रमण श्रेणी। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होता है? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में भरा जाता है उसे हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आवर्त सारणी में S व P खंड के मध्य स्थित होते हैं तथा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। और ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास में 3D है, एक 4D है, एक 5D है और एक 6D है। प्रत्येक श्रेणी में हमारे पास में 10 एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी में जो डी खंड के तत्व हैं उनकी संख्या है 40। यानी कि आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इनको 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में हमारे पास में 10 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास में 40 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन हमारे पास में जो 6D श्रेणी है ये हमारे पास में भी अनकंप्लीट है और जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो उपयोगिता है वो भी बहुत ही कम है। ठीक है, हमारी जो पहली यूनिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट में आपके पास में 3D है और पार्ट जो सेकंड है, सेकंड पार्ट में 4D और 5D श्रेणी है। अब हम डिटेल से जो 3D श्रेणी है इसका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। 3D में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, किस प्रकार है। 3D संक्रमण श्रेणी, यह सबसे पहले स्कैंडियम 21 से लेके और जिंक 30 तक प्रेजेंट है। इसका सामान्यतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 D 1 से लेके 10 और ns12। यानी कि इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है n-1 D 1 से 10 और ns12। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी है, इस 3D संक्रमण श्रेणी में 2 बाह्यतम कक्षक, यानी हमारे पास में D और S 2 बाह्यतम कक्षक हैं। इनकी जो एनर्जी लेवल है, यानी इनका जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही अल्प होने के कारण जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग होती है, इन दोनों बॉन्डिंग्स में ये दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में पहला वर्ग है हेलिना की रब से फरियाद। कैसे भी कंडीशन हो ये सभी तत्व +1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी है या डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमारे मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज 25 नंबर पे आता है। यह +2 से लेके और +7 के मध्य कोई भी ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे पास में 2 कक्षक हैं,
इसके जो बाह्यतम कक्षक है यानी बाह्यतम कोश है, इसमें दो कक्षक प्रेजेंट है डी और एस, यानी कि इन दोनों उपकोश से जो बॉन्डिंग होती है यानी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों कक्षक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेने के कारण इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। बाकी हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर +1, फिर दूसरा वर्ग है, इसमें से आपके पास में +2 होती है, लेकिन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। आगे हम देखें कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की में जो 3D संक्रमण श्रेणी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है परमाणु क्रमांक, प्रतीक, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ट्वेंटी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी है वो हमारे पास में स्कैंडियम 21 से लेके और जिंक 30 के मध्य स्थित होती है। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ऑर्गन 18, ठीक है। फिर यहाँ पे दो उपकोश हैं 3D और 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 21 का है, यहाँ पे हमारे पास में 1 है, इसी के हमारे पास यहाँ पे ले लेंगे 1, 18, 2 20 और 1 21। फिर हमारे पास में टाइटेनियम है, ऑर्गन 18, 3D2, 4s2। फिर हमारे पास में वैनेडियम है, ऑर्गन 18, 3D3, 4s2। इसके बाद में पास में जो क्रोमियम है ये एक अपवाद है, इसका अगर इस क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आना चाहिए था, 3D4 और 4s2 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में विन्यास क्या आता है, ऑर्गन 18, 3D5, 4s1। क्यों आता है, इसका कारण ये है कि हमारे पास देखो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक डी कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें हमारे पास में कोई भी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये 3 प्रकार के कक्षक है, इसको हम कह सकते हैं पूर्ण पूरित कक्षक, यानी कि डी में हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इसका विन्यास क्या है, D10 है। इसमें हमारे पास में D5 विन्यास है, इसको हम कह सकते हैं अर्ध पूरित विन्यास। इसके बाद में पास में D5, D10 के अलावा कोई विन्यास होगा उसे हम कहते हैं अपूर्ण विन्यास, ठीक है। अब देखो जो पूर्ण पूरित विन्यास होता है वो इन तीनों में से सबसे अधिक स्टेबल होता है, यानी कि इन दोनों में हमारे पास में अर्धपूरित है, अपूर्ण है, इसकी तुलना में जो पूर्ण पूरित है वो क्या है, अधिक स्थायी है। इन दोनों की बात करें कंपैरिजन में, तुम्हारे पास में जो D5 है वो अपूर्ण विन्यास की तुलना में क्या है, अधिक स्थायी है। इसका विन्यास D5 4s1 इसलिए आएगा क्योंकि D5 में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण यह एक अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसके स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर आगे मैग्नीज, ऑर्गन 18, 3D5, 4s2। फिर हमारे पास में है फेरस, ऑर्गन 18, 3D6, 4s2। इसके बाद में हमारे पास में कोबाल्ट, ऑर्गन 18, 3D7, 4s2। इसके बाद में है निकिल, ऑर्गन 18 और 3D8, 4s2।
इसके पश्चात है कॉपर, ऑर्गन 18, 3D10, 4s1, और जिंक वाला है ऑर्गन 18, 3D10, 4s2। यानी कि हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी है, इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए हमारे पास में 1 1, 22 में हमारे पास में 2, 3 हमारे पास में D3 हो जाएगा, फिर 24 हमारे पास में क्या है, अपवाद है, एक 29 हमारे पास में क्या है, अपवाद है। ठीक है, 24 हमारे पास में क्या आएगा, 3D5 आ जाएगा, फिर 25 वाला है 5, 6 वाले में 6, 7 वाले में 7, 8 वाले में 8। फिर हमारे पास में जो कॉपर है वो एक क्या है, अपवाद है। इसके बाद जिंक है, उसमें 3D10, 4s2। इसके अलावा हम ये भी देखें हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार रिप्रेजेंट होते हैं 3D, 4D, 5D में, उनको एक बार उनकी सभी देख लेते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं। यहां पे हमारे पास में श्रेणी और ये तत्व। ये हमारे पास में 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D। हमारे पास में कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसी प्रकार हमारे पास में है इट्रबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये हमारे पास में है 39 से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इसके बाद में है ला हप्ता, वर्ना रे, उसकी इधर पिटाई, ला हप्ता, ला हप्ता, वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। यानी कि लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लास्ट वाला हमारे पास में है ऐसी रूफ, दबा, सगे, भाई, हंस, मत, 10 रोग उगेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ये 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणियां हैं। 6D हमारे पास में है लैंथेनम 57, फिर ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। इसके बाद हमारे पास में 89, 104, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 और 12 है। ये हमारे पास में यहाँ पर वर्ग की बात करें, ये हमारे पास में तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, छठा वर्ग है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां है और ये 12वां है। यानी कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में 10 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में? 40 एलिमेंट्स हैं। इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d 0 से 10 ns12। ठीक है, फिर देखो इनमें हमारे पास में जो 4 श्रेणियां हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये जो 3D संक्रमण श्रेणी है, ये हमारे पास में पहले पार्ट में इसका डिटेल स्टडी है, सेकंड पार्ट में पास में ये वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से हमारे को 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी से आता है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो 4D और 5D से आता है। इन दोनों में हमारे को दोनों में से एक ही करना है, हम दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे को इसमें से एक ही करना पड़ेगा, या फर्स्ट या सेकंड। फिर हमारे पास में देखो इट्रबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। फिर हमारे पास में लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास में तीसरा वर्ग है। तीसरे वर्ग में स्कैंडियम, लैंथेन, वो हमारे पास में इट्रबियम, लैंथेनम, एक्टिनियम है। ये सभी तत्व +3 अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात हमारे पास में जो 12वां वर्ग है, ये हमारे पास में +2 अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हमारे पास देखो टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स में से 32 तत्व हमारे पास में कैसे हैं? संक्रमण के तत्व हैं। संक्रमण के तत्व इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। संक्रमण के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों के जो बाह्यतम कोश में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या अपन कहते हैं कि संयोजी कोश है, उस संयोजी कोश में n-1d और ns 2 उपकोष प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही अल्प होने के कारण बॉन्डिंग में इन दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और भाग लेने के कारण ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं संक्रमण के तत्व। एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि जिंक, कैडमियम, Hg को जिंक, कैडमियम, Hg को संक्रमण का तत्व क्यों नहीं मानते? जिंक, कैडमियम, Hg है, इनकी जो संयोजकता है या ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? +2 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये चाहे मूल अवस्था में हो या उत्तेजित अवस्था के अंदर, दोनों ही स्थितियों में इनमें जो डी विन्यास है, हम जिंक की बात करें, जिंक का होता है 3d10 4s2, Zn+2 की बात करेंगे 3d10 4s0। फिर हमारे पास में कैडमियम है 4d10 4s0 4s2, और कैडमियम +2 लेंगे तो 4d10 4s0। फिर हम Hg लें 5d10 5s2, और Hg+2 लेंगे तो 5d10 5s0। यानी कि जो हमारे पास में 12वें वर्ग के तत्व हैं जिंक, कैडमियम, Hg है, ये सामान्य मूल अवस्था में या इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात उत्तेजित अवस्था में, दोनों ही अवस्था में इनमें जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होता है। इसके कारण जिंक, कैडमियम, Hg को हम संक्रमण का तत्व नहीं मानते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं हम कॉपर की, Ag की और गोल्ड की।
जो हमारे पास में 11 वर्ग है, 11वें वर्ग की विशेषता ये है, इन तत्वों का उपयोग प्राचीन काल में सिक्के बनाने में काम में लिए जाते थे। आज भी बनाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में सिक्कों का जो इंपोर्टेंस थी वो क्या थी, अधिक थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें व्हाइट गोल्ड की, जो प्लेटिनम है जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें Hg, ये सभी तत्व ठोस अवस्था में अवेलेबल है, यानी कि अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। हम जानते हैं जो भी धातुएं हैं सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एकमात्र तत्व Hg जिसको हम मरकरी कहते हैं, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा जो टेक्नीशियम है, 43 नंबर का तत्व है टेक्नीशियम, ये प्रकृति में अवेलेबल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये एक मानव निर्मित तत्व है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें जो हमारे पास में टंगस्टन है। टंगस्टन का गलनांक लोहे से भी अधिक होता है, यानी सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा है, टंगस्टन है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें कि हमारे पास में जो मैग्नीज 3D संक्रमण श्रेणी है, 3D संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज है, जो +2 से लेके और +7 तक रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इस आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व होता है ओस्मियम। ओस्मियम है, यह +8 अवस्था रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के अंदर जो ओस्मियम है यह +8 या 8 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कोई भी तत्व मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है। जो ओस्मियम है वो मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जैसे हमारे पास में ये Fe है, इसके अलावा हमारे पास में मोलिब्डेनम है, ये तत्व उत्प्रेरकीय गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं 10, उनकी स्थिति हो गई है। अगर अपन उनका थोड़ा सा रिवाइज देखें तो सबसे पहले डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स किसे कहते हैं, डी खंड के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1d उपकोष में भरे जाते हैं या कक्षक में भरे जाते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। आवर्त सारणी में टोटल 40 डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 32 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं अविशेष। जो हमारे पास में 8 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास में अविशेष तत्व हैं। ठीक है, इसके सत्या हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो वर्ग 3 से 12 के मध्य स्थित होते हैं, यानी वर्ग 3 से लेके और 12 के बीच में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। दूसरा है ये आवर्त सारणी में S व P खंड के मध्य स्थित होते हैं, यानी एक तरफ इनमें S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक तरफ इनमें P ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 3D 4D 5D और 6D। ठीक है, आगे हम बात करें थ्री संक्रमण श्रेणी। ठीक है, 3D संक्रमण श्रेणी में अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, इनमें केवल 2 तत्व, एक हमारे पास में क्रोमियम, एक हमारे पास में कॉपर। ये 2 एलिमेंट हमारे पास में क्या है, अपवाद स्वरूप हैं, बाकी जो सभी एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्रम से भरे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था से मतलब ये है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में
यानी किसी परमाणु का आयतन कोष या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था कह दो, ऑक्सीकरण अंक कह दो, या हम संयोजकता कह सकते हैं। अब डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की हम बात करें, हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी तत्व, 3D संक्रमण श्रेणी जो तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और लास्ट हमारे पास में है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, स्कैंडियम में हमारे पास में डी कक्षक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैनेडियम में 4 हैं, क्रोमियम में कितने हैं 5 हैं, मैग्नीज में हमारे पास में 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 10 हैं और इसमें भी कितने हैं 10 हैं। एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एस कक्षक में यहाँ पे 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 हैं, 1 2 2 2 2 1 और ये 1। डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमारे पास में डी कक्षक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी कितने हैं 5 हैं, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 0। ये हमारे पास में डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 3D6 विन्यास है। 3D6 में हमारे पास में जो विन्यास भरा जाएगा 5 कक्षक में 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं अयुग्मित है। हम Fe की बात करें 3D6 होता है 4s2, तो 3D6 है, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वो बॉन्डिंग में क्या करते हैं भाग लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करें, स्कैंडियम के अंदर जो S और D कक्षक हैं इनकी जो एनर्जी लेवल कम होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ बॉन्डिंग में भाग लेने के कारण यह सदैव +3 अवस्था रिप्रेजेंट करता है। टाइटेनियम की बात करें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो +2, 2 यहाँ से 1 यहाँ से +3, 2 यहाँ से 2 यहाँ से +4, यानी टाइटेनियम +2 भी हो सकता है, टाइटेनियम +3 भी हो सकता है, टाइटेनियम +4 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है इन तीनों में, टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3 व टाइटेनियम +4, इन चारों में से कौन सा अधिक स्थायी है। स्थायित्व की बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D2 4s2। इसकी बात करेंगे टाइटेनियम +2 की बात करेंगे 3D2 4s0। यहाँ D में 2 कक्षक, तो D कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं।
टाइटेनियम +3 की बात करेंगे 3D14S0 और टाइटेनियम +4 की बात करेंगे 3D04S0। इन तीनों में सर्वाधिक स्थायी कौन सा है? टाइटेनियम +4। टाइटेनियम +4 में 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात यह निष्क्रिय गैस ऑर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, जो कि इसके स्थायित्व का प्रमुख कारण है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं वैनेडियम पे। अब वैनेडियम में हमारे पास में जो डी कक्षक है इसकी बात करें। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? एस में से, यानी +2, फिर एक यहाँ से +3, +4 और +5। इन दोनों का योग देखें, 3 और 2 5 है, +2 से लेके +5 तक। फिर क्रोमियम की बात करें, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस कक्षक में है, फिर +2, +3, +4, +5 और +6। इसकी बात करें +2, +3, +4, +5, +6 और +7। Fe की बात करते हैं। Fe में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। यह +2, +3, +4, +5 और +6, लेकिन यह +2 और +3 में अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। हम कोबाल्ट की बात करें, +2, +3, +4। अब देखो पास में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, ये 5 तक हो सकता है, लेकिन कोबाल्ट थर्ड होता है, वो अधिक कंपाउंडों का निर्माण करता है। निकिल की बात करें, +2, +3 और +4। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में देखो हमारे पास में इसमें एक इलेक्ट्रॉन एस में से और कई यौगिकों में एक इलेक्ट्रॉन डी में से भी निकल जाता है, यानी यह +1 और +2 अवस्था रिप्रेजेंट करता है। जिंक है वो ओनली +2 अवस्था रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी का, यानी जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसकी जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में जो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, यानी स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वैनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 5 है, मैग्नीज में 5 है, फिर फेरस में 6 है, कोबाल्ट में 7 है, निकिल में 8 है, फिर कॉपर में 10 और जिंक में 10 है। फिर बात करते हैं एस कक्षक की। एस में हमारे पास सभी में 2-2 है, ओनली हमारे पास में क्रोमियम और जिंक दोनों में हमारे पास में कितना आता है? 1-1 है। फिर बात करते हैं डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब D1 विन्यास है, इसका विन्यास हमारे पास में क्या है? 3D1 है, तो यहाँ हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित ही है। इसमें 3D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें भी 5 है। अब 6 आ गया हमारे पास में, 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। फिर हमारे पास में 7 वाला है, 7 वाले में 3 हो जाएंगे, 7 का विन्यास ये हो जाएगा, 3 हो गया। फिर हमारे पास 8 वाला है, 8 में 2, 9 वाले में 1 और 10 वाले में 0। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास में इनका परमाणु आकार किस प्रकार होता है। इनका जो परमाणु आकार है उसमें भी हम 3 प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। श्रेणी के प्रारंभ में आकार घटता है, फिर श्रेणी के मध्य में आकार लगभग समान होता है और श्रेणी के अंत में फिर आकार में वृद्धि होती है। उसका कारण भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ हम पहले पढ़ेंगे चुंबकीय गुणधर्म, यानी इसका पहला गुण क्या हो गया हमारे पास में? हमने पढ़ लिया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, और इसके पश्चात हम पढ़ते हैं इसमें चुंबकीय गुणधर्म, या हम इसकी बात करें इसमें थोड़ा सा हम और डिटेल से देखें। देखो हमारे पास में जैसे कई तत्व हैं हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी है। 3D संक्रमण श्रेणी में हमारे पास में कोई सा भी एलिमेंट्स हो, या डी ब्लॉक्स में कोई सा भी एलिमेंट्स हो, वो हमारे पास में कार्बोनिल, अगर कार्बोनिल यौगिक के साथ में कोई संकुल यौगिक बनाता है या कोई कंपाउंड बनाता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव 0 होती है। हर कंडीशन में इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 होती है। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, +2 है, यानी +2 से लेके और +7 के मध्य है, +2 से लेके +7 के मध्य है। लेकिन कार्बोनिल
लिगेंड के साथ में कह दो या कार्बन के साथ में कोई भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है वो संकुल यौगिक बनाए या सामान्य यौगिक बनाता है, उन दोनों ही स्थितियों के अंदर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। इसकी बात करें हमारे पास में वे एलिमेंट्स या 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर वे तत्व जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी +2 वाला में हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज +2 है और मैग्नीज +7 भी हो सकता है। जो निम्न वाला है वो निम्न वाला कैसा होता है, यानी कि ये क्षारीय गुणधर्म रिप्रेजेंट करते हैं, और जो +7 वाला है यानी जिसकी अवस्था +6 +7 उच्च ऑक्सीजन अवस्था वाला है, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। इनके जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय ऑक्साइड होंगे, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय ऑक्साइड होंगे। ठीक है, आगे हम देखें